ठीक है, जीन रेगुलेशन mRNA के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, उसी का मैकेनिज्म अपन बात करते हैं। अपन ने बेसिक तीनों में डिफरेंस देख लिए, pRNA, mRNA और siRNA जो थे उनके अंदर बेसिक डिफरेंस अपन ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगा। जो अभी हमने बेसिक डिफरेंस देखे थे उसी के आधार पर मैंने शो किया है कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो सकता है और इन वीवो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रीकर्सर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रीकर्सर जो है वो मैंने यहाँ पर शो किया है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है बेसिकली यहाँ पर, जिससे कि ऐसा ही आरएनए बनेगा हमारा। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो सकता है या फिर सेलुलर भी हो सकता है। न्यूक्लियस में mRNA को कोड करने के लिए कोई जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जीन हमने यहाँ पर शो करी है। उससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से प्राइमरी mRNA बन रहा है। ये प्राइमरी mRNA को आरएनएज थर्ड फैमिली वाले एंजाइम्स जो हैं, आरएनएज थर्ड फैमिली वाले वो एंजाइम्स यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग में काम आएंगे। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ कि ये जो है इन प्रोसेसिंग एंजाइम्स के लिए क्लीवेज साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कट लगाया जाएगा इस आरएनए को और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आधार पर ये लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। ये कहलाएगा प्री mRNA। यहाँ पर ड्रोशा, पासा, DGCR8 जो है ये एंजाइम न्यूक्लियस में काम में लिए जा सकते हैं। ड्रोशा, पासा, DGCR8 कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है वो काम आएगा। आरएनएज थर्ड फैमिली का ये एंजाइम है और आरएनएज थर्ड फैमिली एंजाइम जो है उनमें एक कॉमन बात है कि उनमें एक पैज डोमेन प्रेजेंट होता है जो टारगेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बाइंड काम आता है, जो कि टारगेट के साथ बाइंडिंग में काम आएगा। ये जो प्री mRNA बना है, प्राइमरी mRNA से प्रीकर्सर mRNA जो बना है ये लूप फॉर्म में है। यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। आरएनए का एक्सपोर्ट जो है न्यूक्लियस से वो हमने सेल बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया था। और यहाँ पर मैं कटिंग साइट शो कर रहा हूँ एक एंजाइम की जिसका नाम है डायसर। डायसर जो है ये भी आरएनए थर्ड फैमिली का एंजाइम है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और यही डायसर जो है, इसी डायसर के लिए क्लीवेज साइट्स यहाँ पर इस प्रीकर्सर ऑफ SI आरएनए जो है siRNA इसमें भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके लिए कटिंग साइट। तो जो डायसर है साइटोप्लाज्म में वो प्री siRNA या प्री mRNA की प्रोसेसिंग में काम में आएगा और यहाँ पर कट लगाया जाएगा। कट लगाने से यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। इसमें 3' ओवरहैंग निकला हुआ है दोनों तरफ, जो कि 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 3' ओवरहैंग यहाँ पर लगा हुआ है। यानी कि डायसर जो है वो इस तरह से यहाँ पर इसको काट रहा है, मतलब स्लाइसिंग कर रहा है एक तरह से। जो आरएनए थर्ड फैमिली वाला एंजाइम है वो क्या करता है, आरएनए की स्लाइसिंग कर देते हैं, इस तरह से इसको तिरछा काट रहे हैं। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जो हमने देखा था ड्रोशा, पासा, डायसर जो काट रहे थे वहाँ पर भी हमने 3' ओवरहैंग वाला रीजन जो है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। और वही यहाँ पर जो ये बन गए siRNA डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनमें भी ये 3' ओवरहैंग निकला हुआ है। अब ये किसी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होंगे जो कि टारगेट mRNA को इनहिबिट करेगा या डिग्रेड करेगा। वो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर रिस्क RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में एक आरएनएज थर्ड फैमिली वाली प्रोटीन भी प्रेजेंट है जिसको एगो या आर्गोनॉट, एगो 8 या आर्गोनॉट 8 नाम जो है वो इसको दिया गया है। ये भी स्लाइसिंग करता है, यानी कि ये भी एक तरह से स्लाइसर का काम करेगा। ये आर्गोनॉट जो है ये जब यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने शो किया है इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो तो रिमूव हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। दूसरा जो स्ट्रैंड है यहाँ पर वो टारगेट mRNA के साथ जाकर बाइंड होगा और वो टारगेट mRNA के साथ बाइंड होगा और ये जो है ये मेन हमारा MI या siRNA की तरह काम कर रहा है, ये जो एक स्ट्रैंड बचा हुआ है। तो जैसे ही रिस्क बाइंड होता है इस पैसेंजर स्ट्रैंड को हटा दिया जाता है या इसको डिग्रेड करवा दिया जाता है और एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पर अब बचा हुआ है।
अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स टारगेट mRNA को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने का काम जो है ये RNA वाला पार्ट करेगा। बेस पेयर्स की कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग के आधार पर टारगेट mRNA के साथ ये जो है जाकर बाइंड हो जाएंगे। और miRNA जो है वो एंडोजिनस RNA है, ट्रांस रेगुलेशन करता है, तो उस केस में मोस्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलने के चांस कम होते हैं। और सबसे खास बात इसलिए यहाँ पर हमने शो किया कि ये कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यहाँ पर देखो लूप लाइक स्ट्रक्चर हमने बाहर निकाली है ये ब्लैक कलर में, तो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं होने के कारण जो है आर्गनॉट क्लीवेज नहीं करवा पाता डायरेक्ट। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ और है miRNA में खास, और वो miRNA में जो एक खास चीज़ है वो ये है कि miRNA जो हैं उनमें 5 प्राइम एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 5 to 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग विच इज नोन एज सीड सीक्वेंस। miRNA में 5 प्राइम एंड के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है कंसेप्ट जिसको बोलते हैं सीड सीक्वेंस, और वो सीड सीक्वेंस के आधार पर टारगेट mRNA को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम सीड सीक्वेंस बाइंडिंग रीजन जो है टारगेट mRNA में वो 3 प्राइम UTR रीजन पर प्रेजेंट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये mRNA है टारगेट, इसके जो 3 प्राइम UTR रीजन में टारगेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, और miRNA का वो पार्ट जो इस टारगेट के साथ बाइंड होता है वो बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करता है, वो होता है सीड सीक्वेंस, जो कि miRNA के 5 प्राइम एंड के पास में होता है 5 to 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो इस सीड सीक्वेंस के आधार पर ये बाइंडिंग करता है टारगेट की। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर बाइंडिंग होगी तो डायरेक्ट आर्गनॉट एक्टिवेट होगा और वो RNA को कट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड RNA बना है तो ये RNA को यहाँ पर कट करवा दिया जाएगा। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मोस्ट ऑफ siRNA के केस में क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि siRNA जो होता है वो मोस्टली सिस रेगुलेशन शो करते हैं, यानी कि जो टारगेट जीन है जिसको रेगुलेट किया जाना है उसी जीन के द्वारा एंटी सेंस, या उसी के जो RNA है उसी RNA के द्वारा एंटी सेंस RNA बनाया जाता है। तो वो एंटी सेंस RNA जो है वो यहाँ पर siRNA बना रहा है, इसलिए मोस्टली siRNA के केस में टारगेट mRNA का क्लीवेज आर्गनॉट के द्वारा करवा दिया जाता है, और जो क्लीव्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट क्लीव्ड फ्रेगमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ RNases। और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ट्रांसलेशन इनहिबिशन तो हो जाएगा, और ये रिस्क जो है ये डीकैपिंग या पॉली ए टेल को रिमूवल करवाने वाले एंजाइम्स को रिक्रूट यहाँ पर करवा देती है, जिससे कि पॉली ए टेल हट जाएगी या डीकैपिंग हो जाएगी। और हमने ट्रांसलेशन जब पढ़ा था तो टर्मिनेशन के दौरान हमने बात की थी कि अनकैप्ड RNA जो होते हैं या पॉली ए टेल लेस्ड RNA होते हैं उनको एक्सोसोम या XRN1 जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो mRNA जो है वहाँ पर खत्म हो जाएंगे और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। siRNA के केस में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि siRNA जो है वो खुद का एम्प्लीफिकेशन भी करवाते हैं RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के द्वारा, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे। तो एम्प्लीफिकेशन जो है मोस्टली इन केस ऑफ siRNA देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ जीन्स का रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होकर डायरेक्ट जो है जीनोम पर जाकर बाइंड होकर जीन रेगुलेशन जो है डायरेक्ट जीन रेगुलेशन भी करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बस अभी अपन ने बात की थी कि siRNA में एम्प्लीफिकेशन भी देखने को मिलता है, तो ये बस एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है एम्प्लीफिकेशन का siRNA में प्रोसेस मैंने शो किया है। ये siRNA प्रीकर्सर है, डायसर जो है इसकी siRNA में चेंज करेगा, रिस्क बाइंड होगा, पैसेंजर RNA बाहर निकल जाएगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है वो टारगेट mRNA पर रिक्रूटमेंट बाइंडिंग होगी और रिस्क जो है वो रिमूवल हो जाएगा, और RDRP को रिक्रूट करवाया जाता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड RNA है टारगेट इसको काम में लेते हुए कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाया जाएगा, और फिर ये वापस से डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म में आ गया, फिर इसके डायसर के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और इस तरह से इसका एम्प्लीफिकेशन जो है वो करवाया जाता है। ओके, थैंक